हम सजग हैं, तत्पर हैं। दिल्ली में पुलिसिंग इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहेगा तो पब्लिक को संतोष मिलेगा। तो आतंकवादियों के लिए हमेशा एक ये कोशिश रहती है कि दिल्ली को टारगेट किया जाए। कई दफ़े तो झूठी कंप्लेंट्स भी होती हैं। हमारे साथ आज हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में अमूलचूल बदलाव किया है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि इस बदलाव के पीछे जो मैं खुद पिछले 26 सालों से दिल्ली पुलिस को देख रहा हूँ। आपका दिल्ली पुलिस से कोई ऐसा अनुभव भी नहीं रहा, आप हमेशा बाहर रहे, सीधे रहे, बड़े अच्छे काम किए। तो सर ये कहाँ से आपकी सोच और कैसे किया आपने? पुलिसिंग एक कॉमन सेंस है और पुलिसिंग मेरा पैशन रहा है। पहले भी मैं फील्ड में पुलिस अफसर के तौर पर काम किया हुआ है। तो मैंने कोई बदलाव ऐसा सच नहीं किया। जो पुलिसिंग की बेसिक टेक्निक्स है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसमें प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना और जो टीम है हमारी, कांस्टेबल से लेकर सीनियर अधिकारी तक, उनको एक टीम की तरह से काम करना सिखाना और उनसे टीम की तरह से काम लेना, यही किया है मैंने। और उनके वेलफेयर को भी ध्यान रखा है ताकि जो हमारे ऑफिसर्स और सबॉर्डिनेट रैंक्स के लोग हैं वो मोटिवेटेड रहें और क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए जी जान से मेहनत करें और समाज को सुरक्षित बनाने की कोशिश करें। सर जैसे मैं जो पिछला अनुभव जो मेरा है, ऐसा लगता था कि जैसे कोई एस एच ओ लग गया तो वो लगता था कि वो ज़िंदगी भर के लिए एस एच ओ लग गया। लेकिन सर आपने आने के बाद काफ़ी बदलाव हो गया। जो कभी जिनको मौका ही नहीं मिला है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उनको भी मौका मिला। वो सर कैसे आपका दिमाग में है? मेरिट और सीनियरिटी को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी फोर्स है, बड़ी फोर्स है, हर एक व्यक्ति में क्षमता होती है, उनको चांस देना चाहिए और काबिलियत भी उनके अंदर होनी चाहिए। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की हैं अकॉर्डिंगली किया है। सर जैसे मैं पहले हम देखते थे कि सर महिलाओं को कम मौका मिलता था। अब आपने सीनियर लेवल पे भी और निचले लेवल पे भी इतनी महिलाओं को मौका दिया है, तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण की क्या क्या सोच है? महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर अब रह नहीं गया है। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, महिलाएं जब पुरुष के साथ मिल के ट्रेनिंग करती हैं, कंधे से कंधा मिला के ट्रेनिंग करती हैं, चीज़ें सीखती हैं, तो फील्ड में भी उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है और चूँकि महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं तो मुझे लगता है कि महिलाएं उस एरियाज में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगी। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रख के हर एक लेवल पे जितना हो सकता है उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। सर दिल्ली में जैसे ये राजधानी भी है, तो इसमें कानून व्यवस्था एक अपने आप में अलग तरह की चुनौती रहती है। कहीं 15 अगस्त आ गया, कभी 26 जनवरी आ गई, कभी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी, कभी पीएम की सिक्योरिटी, इन सब के बीच जनता की सिक्योरिटी। तो सब कैसे सर पूरी इस चैलेंज को कैसे लेते हैं? दिल्ली में पुलिसिंग इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। यहाँ पे नॉर्मल जो क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं, उसके अलावा भी चूँकि वीवीआईपी एरिया है, काफ़ी बड़े नेता यहाँ रहते हैं, पावर सेंटर है, दिल्ली देश की राजधानी है, बाहर के विदेशी राजनयिक भी यहाँ पे रहते हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनके मूवमेंट को स्मूथ रखना, ट्रैफिक अच्छा रखना और साथ ही साथ समाज में भी जो सुरक्षा की भावना है उसको मजबूत करना। तो ये मतलब 360 डिग्री काम है पुलिस के लिए। और इसमें इसी वजह से दिल्ली में जो पुलिसिंग है वो उसका लेवल डिफरेंट है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें हर तरह से अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल डे टू डे क्राइम हो या कोई स्पेशलाइज्ड क्राइम हो, जैसे गैंगस्टर्स हो, गैंग वॉर है या टेररिस्ट प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज देती हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए और उसको मीट आउट करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। सर एक ना मैंने शुरू से देखा है कि एक चीज़ डिमांड ये भी होती है कि पब्लिक के मुकाबले पुलिस काफ़ी कम है, पुलिस की संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा कोई आपने कोई प्रपोजल या ऐसा कुछ? दिल्ली में जो पुलिस पब्लिक पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत अच्छा है और जो एक स्टैंडर्ड है यूएन का, उस लिहाज से भी दिल्ली में उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा
पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम क्वालिटी काम करें तो वो इस संख्या में जो हमारे पास है उसमें भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। अभी सर आपने जो नया प्रयोग किया, पहले पीसीआर जाती थी, कर दिया, पीसीआर को आपने इन्वेस्टिगेशन का भी दिया, तो इसके पीछे क्या सोचा और क्या सर इसके रिजल्ट्स क्या आए आपके यहाँ? पीसीआर को जो थानों से मर्ज किया उसका हेतु एक ही है कि थानों में जो व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़े, इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा लोग मिले, और जो पेट्रोलिंग है हमारी वो अगर थाने में या डिस्ट्रिक्ट में फोकस्ड है तो लोगों को शहर सड़क पे भी पुलिस की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी, रिस्पांस टाइम अच्छा रहेगा तो पब्लिक को संतोष मिलेगा। हमारा रिस्पांस टाइम 8 मिनट से घट के 3.67 मिनट हो गया है। ये मेरे ख्याल से बहुत इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने वाहनों को पुलिस स्टेशन से जोड़ दिया है और जो मैन पावर था पीसीआर में उसको थानों में मर्ज कर दिया है। और उसी की वजह से जो हमने इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग किया है तो हमें ज़्यादा आदमी मिले हैं, ज़्यादा अधिकारी मिले हैं, ये दोनों काम बड़े फोकस तरीके से अच्छे से हो सकते हैं। सर दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, इसको कई बार तो बलात्कार का कैपिटल भी बोला गया, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, इसको आप कैसे देखते हैं? महिलाओं की सुरक्षा या वीकर सेक्शंस की सुरक्षा हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है। महिलाओं हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या फॉर दैट मैटर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उन सभी का सुरक्षा का जो महत्व है दिल्ली पुलिस में उसमें हम काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं और बहुत सेंसिटिवली उस चीज़ को देखते हैं। खास करके महिलाओं की जो सुरक्षा है, बच्चियों की जो सुरक्षा है, उसके लिए तो हमारे सारे अधिकारी जवान सभी काफ़ी सेंसिटिवली उस चीज़ को हैंडल करते हैं। कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको सीनियर लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है ताकि आरोपी को जल्दी से पकड़ा जा सके और जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके। सर एक चीज़ मैंने जो देखी कि जैसे अभी जो नॉर्थ ईस्ट के जो दंगे होते हैं उसको लेकर के पूरी बहुत तरीके से पूरी प्लानिंग से पुलिस उनको कोर्ट में रख रही है, उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो इसके पीछे पूरा क्या उद्देश्य था? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एक कलंक था दिल्ली पुलिस के माथे पर जो आपके आने से पहले हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उनका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो कोर्ट में अच्छे से परस्यू किए जा सके, इसके लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड टीम्स बनाई हुई हैं और चाहे कोर्ट में मामला हो तो उसको फॉलोअप करना हो या इन्वेस्टिगेशन कोई बचा हुआ है तो उसको जल्दी पूरा करना हो, साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करना हो और जो लोग दोषी हैं उनको हम सज़ा दिला पाएँ, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसिक्यूशंस के लिए डेडिकेटेड टीम्स हैं और सीनियर अधिकारी उसको डे टू डे बेसिस मॉनिटर करते हैं। अभी सर कुछ ऐसा होगा, फिगर्स कुछ याद हो कितने लोगों को सजा मिल गई है, कितने हैं? फिगर्स ऑफ हैंड में नहीं बता पाऊँगा बट मोर देन 70% केसेस में लोग कोर्ट में चार्जेस या तो फ्रेम हुए हैं या कॉग्निजेंस लिया जा चुका है। सर दिल्ली के सामने सर एक बड़ा चैलेंज सर टेररिज्म का भी रहता है, वो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा स्पेशल सेल उसके लिए आप लोगों ने लगा रखा है, स्पेशल सेल को भी आपने और मजबूत किया है, तो उसको सर टेररिज्म से निपटने के लिए या उनसे या देख भी ना पाए दिल्ली चूँकि देश की राजधानी और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े मंत्री नेता यहाँ पे रहते हैं, फॉरेन डिग्निटरीज भी हैं, तो आतंकवादियों के लिए हमेशा एक ये कोशिश रहती है कि दिल्ली को टारगेट किया जाए। उसको ध्यान में रख के हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, न सिर्फ पुलिस स्टेशन लेवल्स पे बल्कि स्पेशल सेल जो हमारी है जो खास करके एंटी टेरर मेजर्स के लिए काम करती है उसको भी हम लोगों ने मजबूत किया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी आतंकवादी खतरा हो उसको निपटा जा सके। अभी सर कोई लगती है आपको थ्रेट्स, आप लोगों को इनपुट्स आते रहते हैं? थ्रेट्स के इनपुट रेगुलरली आते रहते हैं, हम लोग उसको मीट आउट करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई हादसा नहीं। सर जिस तरह से इसको बोल रहे हैं हम टेररिज्म को, महिला सुरक्षा, नारकोटिक्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। नारकोटिक्स बहुत बड़ी समस्या है, केवल दिल्ली में नहीं पर पूरे देश में। इससे हमारे यूथ को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो
और ये नारकोटिक्स में जो पेडलर्स हैं या जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो मोस्टली टेररिज्म में उपयोग होता है। उसको ध्यान में रख के हमने हर एक पुलिस स्टेशन लेवल पे एंटी नारकोटिक सेल्स बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। क्राइम ब्रांच में एंटी नारकोटिक सेल है, स्पेशल सेल भी इसके लिए काम करता है। तो अभी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली है, काफ़ी सीजर्स भी हुए हैं। पर ये समस्या है वो इसका निदान तभी होगा जब हम सप्लाई चेन को पूरी तरह से बंद कर पाएंगे और जो डिमांड साइड है वहाँ पे अवेयरनेस फैला के और रिहेबिलिटेशन करके उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो जाइजेंटिक टास्क है, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सिस्टमेटिक मैनर में इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। सर जो नारकोटिक्स से आपने जो यूथ को जोड़ा, तो मुझे आपका एक युवा प्लानिंग प्रोग्राम भी है, उसकी सर क्या स्थिति चल रही है, क्या कितनी सफलता है उसकी? युवा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है। हमने अभी आज तक करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके नौकरी दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रोग्राम में हम उन्हीं बच्चों को या उन्हीं युवाओं को लेते हैं जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो इस स्थिति में है कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो क्राइम की दुनिया में चले जाएंगे। इनको आइडेंटिफाई करके पुलिस स्टेशंस में स्किल्स ट्रेनिंग देके और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ टाई अप करके उनको नौकरियां दिलवाना, ये एक पुलिस बहुत बड़ा पॉजिटिव काम कर रही है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स हैं, वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम्स हैं, उसका पूरा हम लोग मदद लेके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब प्लान ये है कि 10,000 ऐसे युवाओं को जो भी कैटेगरी मैंने बताई, उनको आने वाले समय में हम तैयार करके क्राइम से मोड़ के कंस्ट्रक्टिव काम में लेके आए। सर दिल्ली के सामने जैसे चैलेंजेस तो बहुत सारे, जैसे आर्थिक अपराध, सर वाइट कॉलर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया सर। चीटिंग और फोर्जरी के केसेस काफ़ी है जी। और पुलिस स्टेशंस के अलावा भी हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच में या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये चूँकि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है तो लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेट करने की, तो उस पर एक ध्यान दिया हुआ है। और दूसरा जो एजेंसी जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है या क्राइम ब्रांच है या डिस्ट्रिक्ट में भी जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करके मॉनिटर करके इन केसेस का निष्पादन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस चूँकि काफ़ी सीरियस हो गए हैं तो उसके ऊपर सफिशिएंट ध्यान पुलिस भी दे, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम लोग पुलिस स्टेशन लेवल पे भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी प्रॉपरली ट्रेंड भी हों और उस केसेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी कर सकें। आम पब्लिक को क्या सलाह देंगे इसके लिए, सब चंगुल में आते हैं लोग? आम पब्लिक के लिए हम लोग काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं। हमारी एक साइबर क्राइम यूनिट है इफ्सो करके, उनके यहाँ उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रोग्राम्स रन होते हैं और काफ़ी हमारे ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोडेड हैं। हमारे जो वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है उस पर भी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आम जनता को हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, जो ल्योर करके पैसा किसी का निकाल ले, चाहे वो बिल्डर हो या प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर साइबर क्रिमिनल हो जो बैंक फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो अगर कुछ उन्हें ऐसा आभास होता है कि ये करना नहीं चाहिए तो हमारी जो हेल्पलाइंस हैं उस पर बात करके गाइडेंस ले सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो भी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहता है ताकि जनता को ये पता चल सके कि इस चीज़ को करने से उनको नुकसान हो सकता है, तो वो ये चीज़ ना करें। आजकल साइबर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस चीज़ से बचने के लिए भी हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे जनता के साथ संवाद करते रहते हैं। हमारी एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे अधिकारी रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से बात करते हैं या फिर अपने हम वीडियो अपलोड करते हैं जो लोगों को ये जागृत कर सकें कि ये चीज़ नहीं करनी है। डूज एंड डोंट्स के बारे में काफ़ी सूचनाएं हम लोग देते रहते हैं। सर अभी जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो दंगा हुआ उसमें कल मेरे सामने एक किस्सा आया, कुछ मुझे बता। उसमें सर एक मेन जो था शाहरुख पठान, वो पोस्टर बॉय कहलाया था दंगों का। तो उसने सर जिस लड़के को गोली मारी थी वो इतना उसको डरा दिया कि वो 2 साल से अपना घर छोड़ के चला गया।
उसमें धन की कंप्लेंट जाके जाफराबाद पुलिस स्टेशन में भी दी, बस पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो फिर वो अपनी कहीं किसी से अपनी जान पहचान लगा के आपकी स्पेशल सीपी संजय सिंह जी तक पहुंचा, तब उसकी सुनवाई हुई। तो सर ये थोड़ा सा कभी देखते हैं कि इस लेवल तक कब सुधार हो पाएगा? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनता को ये बताया हुआ है कि अगर उनका पुलिस स्टेशन लेवल पे सुनवाई नहीं होती है तो 112 डायल करके वहाँ बताते हैं, वो लॉक्ड हो जाता है, उस पर कार्रवाई हमें करनी ही पड़ती है, दिस वे और दैट वे। उसका उपयोग कर सकते हैं, या नहीं तो ईमेल डाल दें, ईमेल पे हम लोग देख सकते हैं। ईमेल नहीं डाल सकते हैं तो लिखित निवेदन कर दें, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी उनके पास मीडियम अवेलेबल है इजीली, बगैर पुलिस के पास आए हुए, उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि अगर आप कंप्लेंट करते भी हैं राइटिंग में या ऑनलाइन या कॉल करके बताते हैं तो उसका निष्पादन होता है, वो सीनियर ऑफिसर्स उसको मॉनिटर करते रहते हैं। सर आपके टाइम में ही मैंने वो चीज़ देखी जो मुझे 26 साल से नहीं देखी थी। कभी सीनियर ऑफिसर्स का मैंने नहीं देखा था कि कभी सीनियर ऑफिसर के खिलाफ भी कोई एक्शन हुआ हो। तो सर नीचे से लेके सीनियर तक जो आपने जो एक्शन लिए, जो कहीं भी पुलिस कर्मियों ने कोई लापरवाही की या कोई गलती की, उसका क्या रेशो है और अपने पुलिस वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पूरी फोर्स में अगर आप कहें हमारी 80,000 प्लस की फोर्स है राइट नाउ सर, उसमें हार्डली 0.1% लोग ऐसे होंगे जो गलती करते होंगे। दो तरह की गलती आती है, तो काम करते समय गलती होती जी है, बोनाफाइड मिस्टेक, उसको हम लोग वैसे हैंडल करते हैं, राइट करते हैं, इम्प्रूव कराते हैं। कुछ लोग हैं जो मलाफाइड मिस्टेक करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, और कई जगह तो हम क्रिमिनल एक्शन भी उनके खिलाफ लेते हैं। और ये मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर जानबूझ के कोई गलती कर रहा है उसको फिर ही और शी विल हैव टू सफर। मतलब बख्शा नहीं जाएगा कि गलती की तो बख्शा बट नहीं पूरी फोर्स ऐसी नहीं है, जाएगा। नहीं, पूरी फोर्स तो नहीं है इसमें इसमें, बहुत कम प्रतिशत है जो इस तरह से कुछ लोग करते हैं। कई गलतियां तो काम करते समय तो सर होती हैं, नेचुरल है। वो उस चीज़ को हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर होता क्या है ना, जैसे अब आपसे प्रेरणा लेके बहुत, मैं कह रहा हूँ सर काफ़ी लोग सुधरे हैं, लेकिन अब भी सुधार की जरूरत है निचले लेवल पे। तो देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, जी वो सुधार की गुंजाइश हर एक सिस्टम में रहती है। हम लोग कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि हम जनता को संतुष्ट कर सकें। कई दफ़े तो झूठी कंप्लेंट्स भी होती हैं, जी उन जब झूठी कंप्लेंट्स होती हैं तो फिर जो सामने वाला है उसको भी तकलीफ होती है, बिल्कुल सर, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। उसमें फिर जो झूठी कंप्लेंट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो कई दफ़े जनता को या जो कंप्लेंट कर रहा है उसको भी तकलीफ होती है कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा और सस्ता माध्यम है कि अगर आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है तुरंत आप करो, ये पैसे मांग रहा है बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपने आप डिफेंसिव हो जाएगा। तो ये तो है टैक्टिस जो इस तरह के लोग हैं। एक सर जो आपके जहन में मैं देख रहा हूँ कि पुलिस, मतलब हम दिल्ली पुलिस का जो उद्देश्य रहता था दिल्ली के लोगों को संतुष्ट करना, दिल्ली पुलिस असंतुष्ट हो जाती थी। दिल्ली पुलिस के वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचता था, सिपाहियों के, हवलदारों के। लेकिन सर आपके टाइम में बहुत हो रहा है, और इवन देन जो मैम है वो भी काफ़ी काम कर रही है। तो ये सर मैम आपकी प्रेरणा लेके कर रही है या आप मैम की प्रेरणा से कर रहे हैं? नहीं, तो हमारी जवाबदारी है ना। अगर मैं परिवार का मुखिया हूँ तो मैं हूँ या मेरी वाइफ हूँ, उसको परिवार को देखने का काम हमें ही करना है। और वेलफेयर का जहाँ तक सवाल है, पुलिस के जो अधिकारी या जवान हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जब तक हम उनको उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, तो मोटिवेशन कैसे आएगा? कई समस्याएं होती हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कुछ मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, और कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती है, जैसे प्रमोशन नहीं मिला है या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। जी तो सब चीज़ों को फेयरली एड्रेस करना और उसको निराकरण करना, ये लीडर का तो जवाबदारी है, और उसको हमें निभाना पड़ेगा। जब तक फोर्स में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा इंटर्न, तब तक आप फोर्स से उम्मीद भी नहीं कर सकते अच्छा काम करने के लिए। वो बहुत बड़ा पहलू है जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसकी तरफ मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके।
सर मैं जब नीरज कुमार जी सीपी थे तो मैंने 35 दिन तक सीरीज चलाई थी कैसे स्मार्ट बनेगी पुलिस। तो उसमें उन्हीं चीज़ों को दिखाया था कि जब 10-20 मतलब 30-30 साल हो जाते हैं बेचारा सिपाही का सिपाही रहेगा। नहीं, प्रमोशन एक बहुत बड़ी समस्या जी। है, उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सर एक आपने कुछ बनाया है, आपने कमेटी भी बनाई है। अब वो करेंगे, वो अभी मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता। नहीं सर बट वो इनकी जो बेसिक समस्या प्रमोशन की है 10-20-30 का उसको हैंडल करने के लिए हम लोग बिल्कुल सचेत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो। एक सर हाउसिंग की भी बड़ी समस्या है पुलिस वालों हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हाउसिंग सेटिस्फैक्शन केवल 20% है, इसको 40% तक ले जा रहा है 5 सालों में। उस दिशा में काम हो रहा है। जो मकान ऑलरेडी हैं उनकी मरम्मत और अच्छे से रखना, और जो नए मकान बनाने हैं उनके लिए प्रयत्न करना। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का स्थापना हो चुकी है काफ़ी दिन पहले जी। उसको इफेक्टिव अभी हम लोग बना रहे हैं। काफ़ी पैसे भी सरकार ने दिए हैं और उसको मजबूत भी किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सर जैसे हाईटेक अपराधी हो रहे हैं तो दिल्ली पुलिस हाईटेक होने की दिशा में क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं बिल्कुल, और अपराधी जिस गति से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा तेज़ गति से हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हमें करना चाहिए ताकि कम समय में कम रिसोर्सेज में ज़्यादा इफेक्टिव काम हो सके। तो वो भी आप देखिएगा कि दिल्ली पुलिस की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी। अभी भी बहुत अच्छी है। अभी आज की तारीख में भी पूरे भारतवर्ष में दिल्ली पुलिस जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है वो सबसे आगे है। अभी और भी हमें काम करना होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी हर क्षण चेंज होती है। जी। हमें भी अपने आप को उसी हिसाब से चेंज करना आना चाहिए, तो वो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सर वो डाल डाल पात वात वाली कहावत है ना, जब तक नहीं चलेंगे तो फिर तो अपराधी आगे निकल जाएंगे। सर एक ना जो चीज़ नहीं अभी जिसमें कुछ सुधार दिख रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या के केवल ट्रैफिक पुलिस जवाबदार नहीं है। दिल्ली में कम से कम 2 करोड़ गाड़ियाँ अप्लाई करती हैं दिन भर में, ठीक है। और सड़कों की जो स्थिति है, सड़कें हैं अच्छी बट चौड़ी नहीं है। प्लस कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, या फिर अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, उससे भी ट्रैफिक जैम होता है। तो ट्रैफिक डिवीज़न को भी काफ़ी सुधारने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो भी ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ये मिलके ही काम करें, इस तरह का डिप्लॉयमेंट किया है। अब इसका असर आएगा क्योंकि केवल मैन पावर से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना है। तो ITMS एक प्रोजेक्ट है जिसका अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि सिग्नलिंग का सिस्टम काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम कम हो। और साथ साथ जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, सड़क बनाने के, ओवरब्रिज बनाने के, फ्लाईओवर्स बनाने के, अंडर ब्रिज बनाने के, वो भी काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे तो नियंत्रण में तो ट्रैफिक आ जाएगा। सर ये जो सिविक एजेंसियाँ हैं उनकी जिस तरह करती हैं उनकी वजह से समस्या खड़ी होती है, तो आप लोगों से कभी टच में आते हैं कि नहीं अपना? मैं अभी सिस्टम शुरू किया है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम हो। मान लीजिए कहीं सड़क खोदनी है या बनानी है तो हमें पहले से इन्फॉर्म कर दें तो हम ट्रैफिक एडवाइजरी इशू कर सकें, ट्रैफिक डाइवर्जन की तैयारी कर सकें, पब्लिक को बता सकें कि इस रूट को नहीं लेना है आपको, या ये रूट है तो डाइवर्जन इधर से होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एडवांस प्लानिंग करके अगर हो तो सिविक एजेंसीज और पुलिस साथ में रह कर ये इस तरह का काम करेंगे तो जनता को तकलीफ कम, कम्यूनिटर्स को तकलीफ। अभी सर आपके टाइम में तेजी से हो रहा है, शुरुआत तो हुई थी पहले सर, जो कैमरे जो स्पीड वाले हैं वो पहले भी काफ़ी लगे थे और भी लगे तो और उनको लोग बिल्कुल यहाँ ANPR कैमराज हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लगाए हैं। नहीं सर, लेकिन जो उनका जो सर रिजल्ट आ रहा है, जैसे अब वो मेरे ख्याल से कोई 40-50 लाख की संख्या में वो पेंडिंग है सर, वो चलान नहीं तो वो आपको गलतफहमी है। वो जो पेंडिंग चलान्स हैं
जिनको हम लोग चालान भेजते हैं जी बाई पोस्ट, जी जो ट्रैफिक कैमरे में आ जाते हैं, जी तो उसके लिए जो पे नहीं करते हैं तो उसका सिस्टम ये है कि उनका या तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, इंश्योरेंस के ऊपर असर पड़े, कोर्ट में हम लोग लोक अदालत लगवा के उसका निराकरण कराते हैं। तो अभी वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। नहीं सर, लोगों को लगता है कि जैसे अभी हम जाएंगे तो जैसे मान लीजिए मेरा 1000 रुपये चलाना है तो मुझे 1000 देना पड़ेंगे, तो सब लोग अदालत के इंतजार में कि सस्ते में छूट जाएंगे या वैसे छूट नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, जो चालान की वो है उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे तो फिजिकल पेमेंट कर सकते हैं। फिजिकल पेमेंट भी नहीं करेंगे तो फिर उसका भी दूसरा तरीका है प्रोसिक्यूट करने का। तो उसको बहुत लाइटली पब्लिक को नहीं लेना चाहिए। जो चालान इशू हुआ है उसका ऑनर करना चाहिए। मतलब अगर चलान नहीं भरा तो सर लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सस्पेंड हो सकता है, अगर आप 3 चालान नहीं भरेंगे तो कैंसिल भी हो सकता है। तो वो लॉ में इस तरह का प्रोविज़न है जो अब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे उस चीज़ को। सर मेरे को बताते गाड़ी बेचने में भी शायद प्रोविजन है कुछ ऐसा। वो तो गाड़ी जब बिके, नियम है हर तरह के, जी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। जनता को पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं और अगर आपके ऊपर चालान पेंडिंग है, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ भी सकता है। तो वो सब कानून में जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं उसको कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो चालान इशू हो गया और उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोसिक्यूट भी हो सकता है। ऐसे कैसे जेल सर। एक्चुअली कोर्ट में भेजेंगे उनको, कोर्ट में जाइए। मतलब अगर उसको लाइटली ना ले जेल भी जा सकते हैं। हाँ, लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सड़क पे जो आप चल रहे हैं तो आप खुद की गाड़ी के लिए नहीं चला रहे हैं ना, दूसरों की सेफ्टी को तो ध्यान में रखना चाहिए। अगर गाड़ी ओवर स्पीड कर रही है तो आपके लिए तो दिक्कत है ही, दूसरा जो गाड़ियाँ हैं या दूसरा पब्लिक रोड यूज़ कर रही है उसके लिए भी दिक्कत है। सर दिल्ली इस मामले में सर मैंने मुंबई को देखा है कि बड़ा अच्छा ट्रैफिक सिस्टम रहता है उनका। दिल्ली में सर कोई भी गाड़ी बिना छिली हुई टच हुई मिलती नहीं, तो इसका मुझे लगता है कि यही कारण है कि लोग ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। नहीं, ट्रैफिक सेंस है, दिल्ली का सिस्टम बेटर है बॉम्बे से, आपको ये मैं बताना चाहूँगा। बॉम्बे में तो रोड स्पेस बहुत कम है, जी गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा है जो आप मेंशन कर रहे हैं। दिल्ली में कम से कम है, प्रॉब्लम ज़रूर है बट कंपैरेटिवली कम है दूसरी जगह से। अच्छा सर एक लास्ट मैं कहना चाहूँगी दिल्ली वालों को, दिल्ली पुलिस के मुखिया होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम सजग हैं, तत्पर हैं, जनता की जो सुरक्षा की चिंता है और सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा वो लोग करेंगे। क्रिमिनल्स जो है, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और जो क्रिमिनल्स बनने की तैयारी में है उनको मेन धारा में मोड़ने के लिए कंस्ट्रक्टिव काम भी करेंगे। तो दोनों चीज़ें। और दिल्ली पुलिस परिवार के लिए सर? दिल्ली पुलिस परिवार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एज लीडर ऑफ द फोर्स मैं हूँ, अगर उनकी कोई समस्या है, वेलफेयर का काम है, तो मेरी जवाबदारी है, मैं करूँगा। और उनको ये विश्वास होना चाहिए कि वो अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और गलत किया तो? वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा सर एक लास्ट में ये कहना था, जैसे आपने सब जाना शुरू किया है, दिवाली पे जा रहे हैं आप, होली पे जा रहे हैं, इससे पहले नहीं देखा रहे? अब नहीं होगा, चलिए अब मैंने किया तो ठीक नहीं, है, मतलब पहले भी था, कुछ कम होगा, मैंने ज़्यादा